सर्वौषधि का मतलब है सभी औषधियों का सार। ये कोई एक अकेली जड़ी बूटी नहीं है। अच्छा। सोचिए, ये प्रकृति की एक मास्टर की जैसी है। इसमें कई तरह की औषधियों का एक बहुत संतुलित मिश्रण होता है। यानी 10 प्रमुख औषधियां। ये कौन कौन सी हैं? जी, इसमें 10 विशेष औषधियां होती हैं। मोरा, जटामांसी, वचा, कुष्ठ, दारू हरिद्रा, हरिद्रा यानी हल्दी। हाँ, हल्दी। फिर शिलाजी, शटी जिसे कचूर भी कहते हैं, चंपक और मुस्ता यानी नागर मोथा। आप सोचिए, अगर आपके घर कोई बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित मेहमान आने वाला हो तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले तो घर की अच्छे से साफ सफाई करूंगी, उसे सजाऊंगी, एक अच्छा माहौल तैयार करूंगी। हाँ, आप उन्हें एक अस्त व्यस्त और अशुद्ध घर में तो नहीं बुलाएंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम देवताओं का आवाहन करते हैं, जो कि सर्वोच्च दिव्य ऊर्जा के प्रतीक हैं, तो उनके स्वागत के लिए एक योग्य वातावरण बनाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अच्छा। सर्वौषधि उस स्थान को कह सकते हैं दिव्य ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। सर्वौषधि का पहला काम उस स्थान के ऊर्जा कंपन को बदलना है, उसे नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करना है। ये सिर्फ स्थान को ही नहीं, बल्कि वहां रखे जल को, वहां मौजूद लोगों के मन को और पूरे वातावरण की आभा को शुद्ध करती है। अच्छा। और इसका दूसरा काम ऊर्जा संचार। एक बार जब स्थान शुद्ध हो गया, हाँ, तो अगला कदम होता है उसे सकारात्मक और जीवंत ऊर्जा से भरना। बिल्कुल, सर्वौषधि यही करती है। चार्ज करने जैसा। हाँ, एक तरह से चार्ज करना। ये किसी भी नई शुरुआत को प्रकृति की तरफ से लंबी आयु, समृद्धि और शुभता का आशीर्वाद देती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक कवच भी है और ऊर्जा का पावर हाउस भी। ये बहुत दिलचस्प है। यानी पहले आप जगह को साफ करते हैं, फिर उसे अच्छी ऊर्जा से चार्ज करते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति का जिक्र हमारे स्रोतों में है, जो कहती है, पहले सर्वौषधि डालो, फिर देवता को बुलाओ। इसका क्या मतलब है? ये पंक्ति ये इस पूरी परंपरा का सार है। इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ है। तो अगर किसी भूमि का पुनर्जन्म करना है तो पहला कदम क्या होगा? जाहिर है, रास्ते की रुकावटों को हटाना। और यहीं पर पहली औषधि आती है, मुरा। इसे हम कपूर कचरी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, कपूर कचरी। स्रोतों के अनुसार इसे विघ्नहर्ता गणेश से जोड़ा गया है। क्या इसका मतलब यह है कि किसी भी वास्तु प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल सबसे पहले होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम पूजा से पहले गणेश का आवाहन करते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, इसकी एक ऊर्जावान वजह भी है। देखिए, मुरा का तत्व वायु बताया गया है और इसकी खासियत है इसकी सुगंध। अच्छा। से पहली और सबसे सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को, मतलब उसकी सटल वाइब्रेशंस को बदलते हैं। जैसे एक कमरे में अगरबत्ती जलाने से माहौल तुरंत बदल जाता है ना? बिल्कुल। वैसे ही मुरा जमीन की ऊर्जा के माहौल को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ देती है। यह सचमुच पहला कदम है, अदृश्य बाधाओं को हटाना, ताकि आगे का काम हो सके। ठीक है, तो गणेश की ऊर्जा से हमने रास्ते की रुकावटें तो हटा दी, लेकिन अगर उस जगह पर किसी तरह की गहरी मतलब बीमारी वाली ऊर्जा हो, तो जैसे कोई जगह जहां लंबे समय तक लोग बीमार रहे हों या जहां बहुत दुख रहा हो, उसके लिए क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और यह प्रक्रिया का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आती है औषधि कुष्ठ। कुष्ठ? जी, इसका नाम शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका काम बहुत गहरा है। इसे धन्वंतरी यानी देवों के वैद से जोड़ा गया है। ये सिर्फ भौतिक कीटाणुओं की बात नहीं है। तो फिर ये किस चीज की बात है? स्रोत एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जावान रोगजनक, एनर्जेटिक पैथोजेंस। इसका मतलब है ऊर्जा के स्तर पर मौजूद वो सूक्ष्म कीटाणु जो किसी स्थान को बीमार और भारी बनाए रखते हैं। वाह। कुष्ठ, जिसका तत्व पृथ्वी है, उस जमीन में समाकर इन गहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई दवा शरीर से बीमारी को खींच लेती है। ये तो कमाल है। मतलब पहले मोरा ने हवा को शुद्ध किया और अब कुष्ठ जमीन की गहराई में जाकर उसे स्वस्थ कर रही है। ठीक। तो हमने जगह को साफ कर दिया, उसे एक तरह से निरोग कर दिया। अब इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया में अगला कदम क्या होना चाहिए? अब जब बाहरी सफाई हो गई है तो ध्यान अंदर की ओर जाता है, उस स्थान की चेतना पर। स्थान की चेतना? हाँ, स्रोत बताते हैं कि जैसे हमारा एक मन होता है, वैसे ही हर स्थान का एक सूक्ष्म मन या माहौल होता है, और इसे शांत और स्थिर करने के लिए अगली 2 औषधियां एक साथ काम करती हैं। पहली है जटामांसी। जटामांसी का नाम तो मैंने सुना है। इसे तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर इसका भूमि की चेतना से क्या संबंध है?
वही संबंध है जो हमारे मन से है। जटामानसी को भगवान शिव से जोड़ा गया है, जो परम ध्यान और शांति के प्रतीक है। इसका तत्व है आकाश, यानी खुलापन, शून्यता, स्थिरता। जब जटामानसी का प्रयोग होता है तो यह उस स्थान की ऊर्जा में मौजूद उथल-पुथल, बेचैनी और तनाव को शांत कर देती है। ये एक तरह का मेडिटेशन है जो उस जटा को करवाया जा रहा है, ताकि वहां एक गहरी शांति स्थापित हो सके। बिल्कुल। श्रोत इसे बुद्धि वैराग्य जगाना कहते हैं, यानी एक ऐसी स्पष्ट और स्थिर अवस्था जहां कोई भटकाव न हो। मन को शांत कर दिया, लेकिन मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए वाणी की भी जरूरत होती है। क्या इस प्रक्रिया में इसका भी कोई स्थान है? बिल्कुल है, और यही पर जटामानसी की जोड़ीदार चौथी औषधि वचा आती है। वचा? जी, वचा का संबंध ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती से है। इसका तत्व है वायु। इसका काम है वाणी को शुद्ध करना। अब सवाल उठता है कि एक जमीन की वाणी क्या हो सकती है? हाँ, मैं यही सोच रहा था। यहाँ इसका मतलब है उस स्थान से निकलने वाली ऊर्जा की अभिव्यक्ति, या यूं कहें कि उसकी वाइब्रेशन। वचा ये सुनिश्चित करती है कि उस स्थान से निकलने वाली ऊर्जा स्पष्ट, सकारात्मक और शक्तिशाली हो। इसीलिए इसे मंत्र सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। मंत्र भी तो वाणी का ही शुद्धतम रूप है। मैं समझ रहा हूं। तो जटामानसी ने स्थान के मन को शांत किया और वचा ने उसकी वाणी या अभिव्यक्ति को शुद्ध और शक्तिशाली बनाया। यह एक अद्भुत संतुलन है। जी। तो अब हमारी जमीन साफ है, निरोग है और उसकी चेतना भी शांत और स्पष्ट है। अब नींव रखने का समय आ गया है। सही पकड़ा आपने। अब बात आती है मजबूती और स्थिरता की, और यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज आती है, शिलाजीत। शिलाजीत? हाँ, और ये आकर्षक इसलिए है क्योंकि ये कोई पौधा नहीं है। स्रोत इसे पर्वत की जीवन शक्ति कहते हैं। ये हजारों सालों तक चट्टानों के बीच दबे पौधों और खनिजों का सार है। स्रोतों का कहना है कि ये नींव को मजबूती देता है, पर कई लोग कह सकते हैं कि उसके लिए तो स्टील और कंक्रीट हैं। तो ये ऊर्जावान मजबूती भौतिक मजबूती से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। स्टील और कंक्रीट ढांचे को भौतिक रूप से पकड़ते हैं, लेकिन शिलाजीत, जिसे उग्र और रक्षा करने वाले देवता भैरव से जोड़ा गया है, उसे एक ऊर्जावान आधार देता है। अच्छा। इसके तत्व देखिए, पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी तत्व स्थिरता देता है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन अग्नि तत्व यहाँ रूपांतरण और जीवन शक्ति की ऊर्जा लाता है। यह संयोजन नींव को सिर्फ पत्थर की तरह स्थिर नहीं बनाता, बल्कि उसे एक जीवंत, ऊर्जावान आधार में बदल देता है, जो हर नकारात्मक प्रभाव का सामना कर सके। यूं समझिए कि ये इमारत की हड्डियों को मजबूत करने जैसा है। वाह, तो अब नींव भी ऊर्जावान हो गई। अब क्या हम उस घर में सौभाग्य और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है अब हल्दी की बारी आनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा मोड़ है। स्रोत एक नहीं बल्कि दो तरह की हल्दी का जिक्र करते हैं, और दोनों का काम अलग अलग है। दो तरह की हल्दी? जी, पहली है हरिद्रा, यानी हमारी सामान्य हल्दी। इसे सर्वोच्च शुभता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है, जहां हल्दी वहां लक्ष्मी का वास। इसका तत्व अग्नि है और इसका काम है सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता को आकर्षित करना। ये एक निमंत्रण है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है दारू हरिद्रा, यानी ट्री टर्मरिक। ये दिखती हल्दी जैसी ही है, पर इसका स्वभाव थोड़ा अलग है। इसे रक्षा और पालन करने वाले देव विष्णु से जोड़ा गया है, और इसका तत्व जल है। जल? तो ये शीतलता का प्रतीक हुई। सही। इसका काम सकारात्मकता को बुलाना नहीं, बल्कि गहरी नकारात्मकता को शांत करना है। किस तरह की नकारात्मकता? स्रोत यहाँ कुछ खास तरह के दोषों का उल्लेख करते हैं, जैसे पितृदोष या नागदोष। सरल शब्दों में कहें तो पितृदोष का मतलब है पूर्वजों से जुड़ी ऊर्जा की रुकावटें, और नागदोष को भूमि के नीचे की प्राकृतिक ऊर्जाओं के असंतुलन से जोड़कर देखा जाता है। तो दारू हरिद्रा इन पर काम करती है? जी, ये इन गहरे पुराने घावों पर मरहम की तरह काम करती है। तो आप देखिए, ये कितनी शक्तिशाली जोड़ी है। एक तरफ हरिद्रा दरवाजे खोलकर लक्ष्मी को बुला रही है, और दूसरी तरफ दारू हरिद्रा पीछे के दरवाजे से हर तरह के कष्ट को बाहर निकाल रही है। क्या बात है! ये तो एक पूरी सुरक्षा प्रणाली की तरह लगता है। हमने सफाई की, चेतना को स्थिर किया, नींव को मजबूत बनाया, और अब सौभाग्य को बुलाकर सुरक्षा भी स्थापित कर दी। अब तो लगभग सब कुछ हो गया है ना?
लगभग। लेकिन एक बहुत जरूरी कदम बाकी है। अभी तक हमने जो भी किया वो एक तरह की तैयारी थी। अब समय है उस भूमि की जीवन शक्ति को जागृत करने का। उसे स्विच ऑन करने का? हाँ, कह सकते हैं। और ये काम करती है 8वीं औषधि छठी या कचूर। भूमि को जागृत करना ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि एक सोई हुई ऊर्जा का स्रोत है। छठी, जिसका तत्व अग्नि है और जिसकी देवी स्वयं शक्ति स्वरूपा दुर्गा है, वो एक चिंगारी की तरह काम करती है। चिंगारी? जी, ये उस भूमि में एक तेज ऊर्जा का प्रवाह पैदा करती है, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता में जाग जाती है। अगर शैलाजीत नींव की हड्डियां हैं, तो छठी उस शरीर में बहने वाला रक्त प्रवाह है जो उसे जीवंत बनाता है। और जब भूमि जागृत हो जाती है तब क्या होता है? तब उसे सुंदर बनाया जाता है ताकि वहां दैवीय शक्तियों का वास हो सके। यहाँ आती है 9वीं औषधि, चंपक। चंपक का रहस्य है उसकी दिव्य सुगंध। अच्छा, चंपा का फूल। जी, इसे कामेश्वरी या विष्णुप्रिय से जोड़ा गया है। सौंदर्य, प्रेम और आकर्षण की देवियां। इसके तत्व वायु और जल हैं। इसकी सुगंध उस जागृत भूमि को एक ऐसा आभा मंडल देती है जो देवताओं को आकर्षित करता है। यह उस स्थान को एक साधारण भूमि से एक पवित्र पूजनीय स्थान में बदल देती है। ये तो पूरी प्रक्रिया एक भव्य आयोजन की तरह लग रही है। हमने सफाई की, तैयारी की, ऊर्जा को जगाया और अब देवताओं को भी आमंत्रित कर लिया। अब तो कुछ नहीं बचा होगा। 10वीं औषधि क्या करती है? 10वीं औषधि शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संतुलन का काम करती है। इसका नाम है मुस्ता, यानी नागरमोथा। नागरमोथा? हाँ, देखिए, इतनी सारी प्रक्रिया के बाद ये संभव है कि ऊर्जा कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम हो जाए। भूमि पर कुछ हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, यानी ऊर्जा के असंतुलित केंद्र। तो मुस्ता उसे ठीक कर दिए? बिल्कुल। मुस्ता, जिसे संतुलन के देवता वासुदेव से जोड़ा गया है, एक रेगुलेटर की तरह काम करती है। रेगुलेटर? जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है? बिल्कुल वैसी ही। अगर छठी भूमि का एक्सेलरेटर है जो ऊर्जा बढ़ाता है, तो मुस्ता उसके ब्रेक्स और स्टीयरिंग व्हील जैसा है। इसका तत्व पृथ्वी है जो स्थिरता और शांति का प्रतीक है। ये पूरी भूमि की ऊर्जा को जांचती है और जहां भी असंतुलन होता है उसे शांत करके एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति में ले आती है। मतलब ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ ठीक रहे। जी, ये इस पूरे अनुष्ठान को एक स्थायी और शांतिपूर्ण परिणाम देती है। हाँ, ये उस जगह की पात्रता को बढ़ाती है। पात्रता मतलब डिवाइन एनर्जी रिसीव करने की रेडीनेस। हाँ, बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा, रेडीनेस। ये एक संकेत है कि हम इस अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा और तैयारी के साथ कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर उपमा है। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि ये सिर्फ एक रस्म क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। सिर्फ कुछ जड़ी बूटियां छिड़कने से जमीन या पानी शुद्ध कैसे हो सकता है? क्या इसका कोई तर्क है या ये सिर्फ आस्था की बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इसके शास्त्रीय आधार में छिपा है। ये परंपरा लोक मान्यता से कहीं गहरी है। अच्छा? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका जिक्र गृह सूत्रों, श्रौत सूत्रों और विशेषकर वैदिक औषधि सूक्तम में मिलता है। और सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिलता है ऋग्वेद से, जहां एक पूरा सूक्त औषधियों की दिव्यता और शक्ति को ही समर्पित है। हाँ, ऋग्वेद का वो मंत्र तो बहुत शक्तिशाली है। हे औषधियों, तुम देवताओं के लिए उत्पन्न हुई हो। तुम्हारी शक्ति 100 गुनी है, सहस्त्र गुनी है। बिल्कुल। अब इस मंत्र के पीछे के विज्ञान को समझिए। जब इन औषधियों को इस तरह के मंत्रों के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वे महज पौधे नहीं रह जाती हैं। तो क्या बन जाती हैं? वैदिक विज्ञान मानता है कि ध्वनि यानी मंत्र में पदार्थ के यानी औषधि के गुणों को कई गुना बढ़ाने की क्षमता होती है। मंत्र शक्ति के जुड़ने से ये जड़ी बूटियां दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन जाती हैं। वाह! तो ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये प्रकृति की शक्ति और चेतना की शक्ति यानी मंत्र का संगम है। ये पदार्थ और ऊर्जा का एकीकरण है। ये तो सच में बहुत गहरा विज्ञान है। तो अब बात करते हैं कि इस दिव्य मिश्रण में होता क्या है। हमारे स्रोत दशौषधि की अवधारणा का परिचय देते हैं। तो अब जब हम समझ गए हैं कि सर्वौषधि क्या है और ये इतनी खास क्यों है, तो चलिए इसके व्यवहारिक उपयोग पर आते हैं। कलश की स्थापना तो ये तो घर के अंदर की बात हुई। लगभग हर बड़ी पूजा में कलश स्थापित किया जाता है। कलश एक साधारण पात्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। मान्यता है कि इसके मूल में ब्रह्मा, गले में रुद्र, मुख में विष्णु
और कलश के भीतर 7 समुद्रों और पवित्र नदियों का वास है। हाँ, ये एक माइक्रोकॉस्म है, एक छोटा ब्रह्मांड। और इसी छोटे ब्रह्मांड में जब सर्व औषधि डाली जाती है तो एक कह सकते हैं चमत्कारी प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया? श्रोत कहते हैं कि जब सर्व औषधि कलश के जल में मिलती है तो वह जल अमृत बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसे पीकर कोई अमर हो जाएगा। ये एक प्रतीकात्मक कथन है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो साधारण जल अब दिव्य ऊर्जा, जीवन शक्ति और औषधीय गुणों से भर गया है। तो इससे हासिल क्या होता है? कलश में प्राण कैसे आते हैं? इसके 3 मुख्य लाभ हैं। पहला, जैसा आपने कहा, कलश में प्राण स्थापित होते हैं। वो अब सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र बन जाता है। दूसरा, उस कलश से निकलने वाली ऊर्जा और औषधियों की सूक्ष्म सुगंध पूरे पूजा स्थल की आभा को सकारात्मक बना देती है। अच्छा। और तीसरा, इससे देवताओं का आवाहन सरल हो जाता है, क्योंकि अब उनके लिए एक आदर्श, शुद्ध और ऊर्जावान वातावरण तैयार हो चुका है। इस प्रक्रिया के लिए खास औषधि आवाहन मंत्र भी होते हैं, जो इन जड़ी बूटियों की सोई हुई दिव्य शक्ति को जागृत करते हैं। ये तो हुई कलश स्थापना की बात, लेकिन अगर हमें शुरुआत बिल्कुल जमीन से करनी हो, एक नई इमारत की नींव रखनी हो, तब सर्वौषधि की क्या भूमिका होती है? मैं भूमि पूजन की बात कर रही हूँ। भूमि पूजन, ये एक बहुत ही गहरा और सुंदर अनुष्ठान है। हम भूमि को धरती माँ, एक जीवंत इकाई मानते हैं। बिल्कुल। जब हम उस पर निर्माण के लिए खुदाई करते हैं तो हम उसे कष्ट देते हैं। भूमि पूजन उस माँ से अनुमति लेने, उससे क्षमा मांगने और उसका आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ आशीर्वाद लेना ही है या कुछ और भी? इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है उस भूमि पर मौजूद किसी भी तरह के दोष या नकारात्मक ऊर्जा को शांत करना। हो सकता है उस जमीन पर पहले कुछ अशुभ हुआ हो या वहां की मिट्टी में कोई कमी हो। भूमि पूजन इन सभी पिछले कर्मों और प्रभावों को शांत करके एक नई शुभ शुरुआत सुनिश्चित करता है। और इस प्रक्रिया के केंद्र में होती है सर्वौषधि। तो भूमि पूजन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या प्रक्रिया वही रहती है? प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, लेकिन सिद्धांत वही है। गंगा जल, पंचगव्य, यानी गाय से मिलने वाली 5 चीजें। हाँ, तो गंगा जल, पंचगव्य और सर्वौषधि का मिश्रण तैयार किया जाता है और उसे पूरी भूमि पर छिड़का जाता है। मान्यता है कि इससे वह मिट्टी प्राणवान यानी ऊर्जा से भरपूर हो जाती है। ये उस भूमि का एक तरह से कायाकल्प करने जैसा है। और मैंने सुना है कि इसे नींव में भी रखा जाता है। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब भवन की नींव में पहली ईंट रखी जाती है तो उसके साथ सर्वौषधि, रत्न, धातुएं भी रखी जाती हैं। अच्छा। ये उस भवन की नींव में ही शुभता, स्थिरता और सुरक्षा को स्थापित करने जैसा है। ये एक तरह का आध्यात्मिक बीमा है कि ये इमारत केवल ईंट पत्थर का ढांचा न बने, बल्कि एक जीवंत, सकारात्मक और मंगलकारी स्थान बने। एक सवाल है जो मुझे लगता है कई लोगों के मन में आता होगा। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर, मतलब लाखों करोड़ों खर्च करके एक बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं, बेहतरीन आर्किटेक्चर, महंगा इंटीरियर, वास्तु के हिसाब से कमरे, सब कुछ। लेकिन फिर भी कई बार उस घर में वो शांति या वो बरकत क्यों महसूस नहीं होती जिसकी उम्मीद थी? ये एक बहुत आम सवाल है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं कि सारी बाहरी चीजें सही होने के बावजूद अंदर कुछ अधूरा सा क्यों लगता है। जैसे कुछ जगहों पर जाकर आपको स्वाभाविक रूप से शांति और अच्छा महसूस होता है और कुछ जगहों पर बिना किसी कारण के बेचैनी होती है। सर्वौषधि उसी अदृश्य वाइब को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का एक उपकरण है जो 4 स्तरों पर काम करती है: शरीर, मन, भूमि और वातावरण। इसीलिए इसे पूर्ण औषधि कहा गया है। समझ गए। तो ये उस जगह के सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक करने जैसा है, ना कि सिर्फ हार्डवेयर को। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक करना। ये सब सुनने के बाद मुझे हैरानी हो रही है कि इतनी जरूरी चीज को लेकर हम आज इतने लापरवाह कैसे हो गए। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि बदलाव आया क्यों? आज के समय में सौर भूषुद्धि को अक्सर बस एक औपचारिक हिस्सा या एक फॉर्मेलिटी मान लिया गया है। मतलब बस एक फॉर्मेलिटी? हाँ, पूजा की सामग्री की लिस्ट में इसका नाम होता है तो इसे खरीद कर डाल दिया जाता है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि सामग्री असली है या नकली, औषधियां पवित्र हैं या बाजार का कोई पैकेट है, और जड़ी बूटियां सही मात्रा में हैं भी या नहीं।
ये तो वही बात हो गई कि किसी ने बहुत शानदार करोड़ों की गाड़ी खरीदी, लेकिन उसमें नकली या मिलावटी ईंधन डाल दिया। गाड़ी का डिजाइन, उसका पेंट, उसकी सीटें सब बेहतरीन है, पर वो चलेगी नहीं या खराब हो जाएगी क्योंकि सबसे बुनियादी चीज ही गलत है। बिल्कुल यही उदाहरण है कि लोग घर, दुकान या मंदिर बनाने में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी चीज यानी भूमि की शुद्धि पर ही समझौता कर लेते हैं। स्रोत का तर्क है कि जब शुरुआत ही अशुद्ध हो, जब नींव ही ऊर्जा की दृष्टि से कमजोर हो, तो उसका असर उस इमारत में रहने वाले या काम करने वाले लोगों की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ये 0.1% समझौते का सिद्धांत सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। ये मुझे सॉफ्टवेयर की दुनिया के टेक्निकल डेट की याद दिलाता है, जहां प्रोजेक्ट की शुरुआत में समय बचाने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट ले लेते हैं और फिर कंपनी सालों तक उस एक छोटे से शॉर्टकट की वजह से पैदा हुई समस्याओं को ठीक करने में पैसा और समय बर्बाद करती रहती है। क्या स्रोत यही कह रहा है कि आध्यात्मिक नींव में भी ऐसा ही डेट या कर्ज जमा हो जाता है? आपने इसे बिल्कुल सही संदर्भ में रखा है। ये एक आध्यात्मिक डेट ही है। स्रोत एक परीक्षा का उदाहरण देता है। अगर किसी को 100 में से 100 अंक चाहिए, तो वो 0.1% की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना? सही बात है। एक छोटी सी गलती और नतीजा 99.9 पर आके रुक जाएगा, 100 नहीं होगा। ठीक यही नियम भूमि पर भी लागू होता है। जब नकली सर्वौषधि या सिर्फ रंगीन पाउडर का इस्तेमाल होता है, तो वो नींव 100% पवित्र नहीं बन पाती। उसमें एक अदृश्य दरार आ जाती है और फिर लोग शिकायत करते हैं कि घर में शांति नहीं है या व्यवसाय नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जो शायद कई सुनने वालों के मन में भी होगा। कई लोग कह सकते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। अगर किसी ने पूरी श्रद्धा और अच्छे भाव से पूजा की, तो क्या एक पैकेट में रखी सामग्री के असली या नकली होने से वाकई कोई फर्क पड़ता है? क्या श्रद्धा की ऊर्जा काफी नहीं है? यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्रोत इसे श्रद्धा बनाम प्रक्रिया की तरह देखता है। दस्तावेज का तर्क यह है कि श्रद्धा पेट्रोल की तरह है। अच्छा। गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना शुरुआत ही नहीं हो सकती। लेकिन सर्वौषधि इंजन की तरह है। अगर इंजन ही खराब या नकली है, तो आप कितना भी शुद्ध पेट्रोल डाल लीजिए, गाड़ी नहीं चलेगी। मतलब दोनों जरूरी हैं? हाँ। स्रोत के अनुसार परंपरा में श्रद्धा यानी भाव और प्रक्रिया यानी विधि दोनों का सही मेल जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। मतलब भाव और वस्तु दोनों का शुद्ध होना जरूरी है। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है। भूमि पूजन का मूल उद्देश्य ही उस भूमि को निर्माण के लिए तैयार करना है, उसे पवित्र करना है। यहाँ एक शब्द आता है, भूमि दोष। एक मिनट, ये भूमि दोष असल में है क्या? क्या इसका कोई ठोस मतलब है? स्रोत के अनुसार इसका मतलब है भूमि में मौजूद किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा। ये उस जमीन के इतिहास की वजह से हो सकती है या वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण। भूमि पूजन उस भूमि से एक तरह की अनुमति लेने और उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब सर्वौषधि, पंचगव्य और गंगाजल का मिश्रण भूमि पर अर्पित किया जाता है, तो ये मिट्टी को प्राणवान बनाता है, यानी उसमें जीवन ऊर्जा का संचार करता है। यह उस भूमि के दोषों को शांत करता है। तो मतलब अगर कोई परिवार है जो सालों से किसी खास समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो सेहत हो, आर्थिक तंगी हो या आपसी रिश्ते, तो ये संभव है कि उसकी जड़ दशकों पहले भूमि पूजन में हुई एक छोटी सी चूक में छिपी हो। दस्तावेज के अनुसार ये बिल्कुल संभव है। ये एक अदृश्य लेकिन लगातार चलने वाला प्रभाव है, क्योंकि शर्त वही है, यदि सामग्री असली और पूर्ण न हो तो ये शुद्धि की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। भूमि का दोष पूरी तरह से दूर नहीं होता और इसके परिणाम उस जगह पर रहने वालों को जीवन भर परेशान कर सकते हैं और उन्हें शायद कभी कारण भी समझ ना आए। ये सब सुन के तो लगता है कि इस प्रक्रिया में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं भूमि पूजन में इस्तेमाल होने वाली सर्वौषधि की। अक्सर लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर या दफ्तर बनाते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा भी करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद महसूस करते हैं कि जीवन में वो शांति और समृद्धि नहीं है जिसकी उम्मीद थी। और उन्हें इसका कारण समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि शायद पूजा में कोई कमी रह गई या शायद उनका भाग्य ही ऐसा है। वो बाहरी समाधान ढूंढते रहते हैं, पर समस्या की जड़ को नहीं देख पाते। सोचिए, कोई व्यक्ति 3000 वर्ग फुट की जमीन खरीदता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। हाँ। भूमि पूजन के दिन पंडित जी कहते हैं सर्वौषधि ले आइए, और दुकान से 10 रुपए का
5 ग्राम का एक पैकेट आ जाता है। बस 5 ग्राम का? हाँ, और कोई ये नहीं सोचता कि ये 5 ग्राम की औषधि 300 वर्ग फुट की जमीन के लिए है या 3000 वर्ग फुट की। ये तो सुनने में ही कितना अजीब लगता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर 10 रुपए की सर्वौषधि डालना। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे एक नई चमचमाती फरारी में साइकिल का टायर लगा देना। हाँ, बिल्कुल। और फिर शिकायत करना कि गाड़ी ठीक से चल नहीं रही। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं कि ये छोटी सी दिखने वाली गलती इतनी बड़ी समस्या कैसे बन जाती है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि समस्या पूजा की विधि या मंत्रों में नहीं, बल्कि उसके क्या कहते हैं, व्यवहारिक प्रयोग में है। अच्छा। स्रोत इसे प्रकृति के एक बहुत ही सरल नियम से समझाता है, जिसे बीज का नियम कहा गया है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कोई भी समझ सकता है, चाहे उसे शास्त्रों का ज्ञान हो या ना हो। वाओ, जब आप इसे बीज के नियम से जोड़ते हैं तो ये पूरी बात अचानक बहुत सरल और तार्किक लगने लगती है। मतलब ये कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति का ही एक प्रतिबिंब है। तो क्या है ये बीज का नियम? सोचिए आपके पास एक बड़ा खेत है। हाँ। और 1 किलो बीज हैं। हाँ। आप उन बीजों को खेत के जिस हिस्से में बोएंगे, फसल सिर्फ वहीं उगेगी। जी। ये तो मतलब सामान्य सी बात है। हाँ, बिल्कुल। बाकी जमीन का क्या होगा? वो तो खाली रह जाएगी। ठीक यहीं पर स्रोत एक गहरा बिंदु उठाता है। जहां बीज नहीं गिरा, वहां 2 ही बातें होंगी। या तो जमीन बंजर रह जाएगी जिस पर कुछ नहीं उगेगा, या फिर, और ज्यादातर यही होता है, वहां जंगली घास, खरपतवार उगाएगी। ये जंगली घास न सिर्फ किसी काम की नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे अच्छी फसल वाली जमीन में भी फैलकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन एक सवाल उठता है, मान लीजिए औषधि नहीं पहुंची, तो वो जमीन बस वैसी ही रहनी चाहिए जैसी वो थी, है ना? ये दोष या जंगली घास अपनी जगह कैसे बना लेती है? ये आती कहाँ से है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार ऊर्जा कभी शून्य नहीं रहती। प्रकृति में आप समझिए कि खालीपन नहीं होता। अच्छा। अगर आप किसी जगहों को सकारात्मक ऊर्जा से नहीं भरेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उस खाली जगह को भर देगी। तो ये दोष वही नकारात्मक ऊर्जा है? हाँ, ये दोष या ऊर्जा की जंगली घास वही नकारात्मक शक्तियां हैं जो उस अशुद्ध भूमि पर अपना घर बना लेती हैं। इसलिए ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति और शास्त्रों का साझा सिद्धांत है। सकारात्मकता पैदा करनी पड़ती है, नकारात्मकता खुद ब खुद जगह बना लेती है। तो सर्वौषधि वो बीज है जो सकारात्मक ऊर्जा की फसल उगाता है। और लेख में साफ लिखा है, जितनी भूमि पर सर्वौषधि पहुंचेगी, उतनी भूमि शुद्ध, फलदायी और शुभ बनेगी। इसका मतलब है कि ये एक सीधा गणित है। बिल्कुल। कम बीज, कम फसल। कोई बीज नहीं तो सिर्फ जंगली घास। बिल्कुल। और इसीलिए वैदिक ग्रंथ बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये बीज कहाँ-कहाँ पहुंचना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ नींव के कोने में एक चुटकी डाल देने की औपचारिकता नहीं है, जैसा कि आजकल कई लोग कर देते हैं। तो कहाँ का डालना जरूरी है? क्या इसके पीछे भी कोई तर्क है? हाँ, शास्त्रों में भूमि को एक जीवित इकाई की तरह देखा गया है, जिसके अपने महत्वपूर्ण अंग और ऊर्जा केंद्र होते हैं। एक जीवित इकाई? हाँ, जैसे हमारे शरीर में हर अंग का अपना काम है, वैसे ही भूमि के हर हिस्से की अपनी ऊर्जा है। स्रोत के अनुसार सर्वौषधि को भूमि की सभी 8 दिशाओं में पहुंचाना अनिवार्य है। 8 दिशाओं में? जी, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों कोने में। ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय। 8 दिशाएं। और इसके अलावा भी कुछ? हाँ, सिर्फ दिशाएं ही नहीं, भूमि का केंद्र, जिसे ब्रह्मस्थान भी कहते हैं, वो उस भूमि का हृदय है। अच्छा। वहां औषधि का पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर उसकी मध्य ऊर्जा रेखाएं, जो उस भूमि की नाड़ियों की तरह हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मुख्य प्रवेश द्वार की दिशा, जहां से घर में सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है। और आखिर में नींव के चारों ओर की मिट्टी। इन सभी जगहों पर सर्वौषधि का पहुंचना आवश्यक है, तभी वो भूमि पूरी तरह से ऊर्जावान बनती है। तो अगर हम उसी 3000 वर्ग फुट वाली जमीन और 5 ग्राम औषधि के उदाहरण को देखें, हाँ। तो ये तो इन सभी जगहों को छू भी नहीं पाएगी। ये तो वैसा ही हो गया जैसा स्रोत कहता है, पूरे खेत में 10 बीज फेंक देना और उम्मीद करना कि पूरी फसल उग जाएगी। हाँ, बिल्कुल, ये तो तार्किक रूप से ही असंभव है। सही बात है। और जब शुद्धि इस तरह अधूरी रह जाती है, तो उसके परिणाम भी जीवन भर दिखते हैं। स्रोत के अनुसार लोग कुछ विशेष समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें कभी कारण भी समझ नहीं आता। वो ज्योतिषियों और वास्तु विशेषज्ञों को चक्कर लगाते रहते हैं, पर समस्या की जड़ तो उस नींव में होती है जिसे सालों पहले अधूरा छोड़ दिया गया था। तो स्रोत किस तरह के परिणामों की बात करता है?
इस ऊर्जा की जंगली घास का असल जीवन में क्या असर दिखता है? स्रोत 3 मुख्य परिणामों पर जोर देता है। अच्छा, सबसे पहला है वित्तीय रुकावटें और अनचाहे खर्च। ये किस तरह की वित्तीय रुकावटें होती हैं? क्या इसका मतलब है कि अच्छी नौकरी या व्यापार के बावजूद पैसा बचता नहीं, या फिर अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी? दोनों ही। स्रोत बताता है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। ऐसा लगता है जैसे पैसे के निकलने के रास्ते बने हुए हैं। अच्छा, कभी कोई बीमारी पर खर्च, कभी गाड़ी का खराब हो जाना या कोई ऐसा नुकसान जिसकी उम्मीद ना हो। एक तरह से आमदनी और खर्च का संतुलन हमेशा बिगड़ा रहता है। और दूसरा परिणाम? मानसिक तनाव और घर में शांति का अभाव। घर वो जगह होनी चाहिए जहां दिन भर की थकान के बाद सुकून मिले। बिल्कुल। लेकिन जब घर की ऊर्जा ही असंतुलित और नकारात्मक हो, तो वहां सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर कलह, चिड़चिड़ापन और बेचैनी का माहौल बना रहता है। नींद ठीक से नहीं आती, मन हमेशा अशांत रहता है। लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से कटे कटे महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत आम समस्याएं हैं जो आजकल कई घरों में दिखती हैं। और तीसरा परिणाम व्यवसाय से जुड़ा है। हाँ, व्यवसाय में लगातार उतार चढ़ाव। कभी लगता है सब ठीक हो रहा है, व्यापार ऊपर जा रहा है, और फिर अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है। कोई डील होते होते रह जाती है या बना बनाया काम बिगड़ जाता है। एक तरह की अस्थिरता। हाँ, ये अस्थिरता भी अधूरी भूमि शुद्धि का एक लक्षण हो सकती है, क्योंकि जिस नींव पर आपका व्यवसाय टिका है वही अस्थिर है। ये सभी लक्षण एक असंतुलित ऊर्जा क्षेत्र में रहने के परिणाम हैं। जब नींव ही कमजोर और अधूरी हो तो उस पर बनी इमारत और उसमें रहने वालों का जीवन स्थिर कैसे हो सकता है, ये तो समझ आता है। तो जाहिर है शास्त्रों में समस्या का समाधान भी बताया गया होगा। हाँ, और समाधान बहुत ही सरल सूत्र में दिया गया है। यथा भूमि तदा औषधि प्रयोगः। यथा भूमि तदा औषधि प्रयोगः। इसका सीधा सा मतलब है, जैसी भूमि हो, यानी जितनी बड़ी भूमि हो, वैसी ही मात्रा में औषधि का प्रयोग होना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक सीधा सा तर्क है। और इस तर्क के पीछे क्या कोई गहरा वैज्ञानिक कारण भी है? स्रोत 2 मुख्य ऊर्जा से जुड़े कारण बताता है। पहला है संपूर्ण भूमि की शुद्धि, जिसे क्षेत्र शुद्धि कहा गया है। क्षेत्र शुद्धि। इसका मतलब है कि औषधि को जमीन के हर इंच तक पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी हिस्सा अशुद्ध या नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त न रह जाए। ठीक वैसे ही जैसे खेत के हर हिस्से में बीज फैलना चाहिए। और दूसरा कारण इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है ऊर्जा संतुलन, जिसे जियो एनर्जेटिक बैलेंस कहा गया है। ये बहुत आकर्षक सिद्धांत है। जियो एनर्जेटिक बैलेंस। हाँ, अधूरी शुद्धि से ऊर्जा का एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा होता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। एक छोटे से शुद्ध हिस्से को एक बड़े अशुद्ध हिस्से के बगल में रखना असल में एक नई समस्या खड़ी कर सकता है। ये एक तरह का ऊर्जा संघर्ष पैदा कर देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। क्या? जैसे एक खेत आधा उपजाऊ और आधा बंजर नहीं हो सकता, क्योंकि बंजर हिस्से के कीड़े और जंगली घास धीरे धीरे उपजाऊ हिस्से को भी खराब कर देंगे। अच्छा। ठीक वैसे ही एक भूमि का टुकड़ा आधा ऊर्जावान और आधा दोषपूर्ण नहीं रह सकता। वो दोषपूर्ण हिस्सा, वो जंगली घास धीरे धीरे उस सकारात्मक ऊर्जा वाले हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लेगी और उसे भी कमजोर कर देगी। तो जब हम सिर्फ एक कोने में पूजा करके सोचते हैं कि पूरी भूमि शुद्ध हो गई, तो हम असल में एक ऊर्जा असंतुलन बना रहे होते हैं, जो लंबे समय में स्थिरता के बजाय अस्थिरता को जन्म देता है। यही बात है। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपने रहने की जगहों की ऊर्जा को कैसे देखते हैं। क्या हम उसे एक संपूर्ण इकाई मानते हैं या बस टुकड़ों में? यही मूल प्रश्न है। तो इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि जब हम निर्माण शुरू करते हैं, तो सर्वौषधि को सही मात्रा में नींव के गड्ढे में, चारों दिशाओं में, मुख्य कोनों में और मुख्य द्वार के क्षेत्र में डालना एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक प्रक्रिया है। और जब ये प्रक्रिया सही ढंग से की जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? स्रोत कहता है कि जब ऐसा होता है, तभी वो भवन रोग रहित, स्थिर और समृद्ध बनता है। रोग रहित, स्थिर और समृद्ध। हाँ, या रोग रहित का मतलब सिर्फ शारीरिक बीमारियों से मुक्त नहीं, बल्कि हर तरह के दोष और नकारात्मकता से मुक्त है। स्थिर का मतलब है आर्थिक और मानसिक स्थिरता, जहां जीवन में अचानक आने वाले बड़े झटके कम हों। बिल्कुल। और समृद्ध का मतलब है चौतरफा विकास, यानी स्वास्थ्य, धन और रिश्तों, सभी में। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम। जी, हमारे पूर्वजों ने इन औषधियों को 4 स्तरों पर संतुलन बनाने के लिए चुना था: शरीर, मन,
मिट्टी और वातावरण। ये प्रकृति का एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा है जहां हर वाद्य यंत्र की